So let's start. So just I want to highlight here, I had my geography optional and as you are aware geography optional में extensive mapping कराई जाती है. So basically जो इंडिया का पोर्शन होता है, so 20 मार्क्स का मैपिंग वर्क आता है, उसमें हमें एक्सटेंसिव मैपिंग कराई जाती है. उसमें से जो बेस्ट चीज़ें होंगी दैट आर रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग. सो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर 6 times I have cracked the prelims examination in the past, and with the geography optional I'll try to cover. We'll have a series of sessions. अपन 10 क्लास के आसपास लेंगे और सारा मैपिंग का ख़त्म करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का. ओके, सो मूविंग अहेड, सम सूत्रास फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और एक क्रूशल फेज में हैं. अभी लगभग 75 डेज अपने बचे हुए हैं. वी हैव 75 डेज लेफ्ट. सो जस्ट ट्रस्ट मी, 75 डेज आर मोर देन सफिशिएंट. सो सम सूत्रास फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जो टेस्ट अपन कर रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस जो मैंने यहाँ लिखा है, इट एक्चुअली मीन्स कि आपने जो टेस्ट किया है, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है, आपके हो सकता है 50% से ऊपर नंबर आ रहे हों, बट दिस डजेंट मैटर. आई हैव सीन वेरियस पीपल हु हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट इन द टेस्ट देयर परफॉर्मेंस वर एज लो एज 30% मार्क्स. ठीक है, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 70% 80% मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद भी उनका क्रैक नहीं हो पा रहा है. तो कहने का मतलब है कि वी हैव 75 डेज और इसमें अपन को टेस्ट एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. कोई भी टेस्ट आप सॉल्व करते हैं 2 घंटे का समय लगता है. 2 घंटे आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है, मार्क्स आपके आगे, अच्छी बात है, बट जो टेस्ट एनालिसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 100 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 100 टॉपिक्स. ठीक है, अगर आपने 10 टेस्ट भी अच्छे से सॉल्व किए हैं, 1000 टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो गए. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ 2 घंटे पेपर सॉल्व करते थे, फिर घर जाते थे. उसके जो सोल्यूशंस होते हैं उसको पढ़ने में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू आर रीडिंग इट विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स लगने चाहिए पूरे 100 क्वेश्चन को पढ़ने में दोबारा. ओके, तो कई लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अपन घर जाते हैं और मतलब इन्जॉय करते हैं, 50% से ऊपर नंबर आ रहे हमारे. ऐसा नहीं है, आपको रियल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है. इतना जल्दी बाजी में खुश होने की आवश्यकता नहीं है. हमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है. एटलीस्ट 2-3 घंटे स्पेंड करिए. सारे क्वेश्चन नहीं भी देखना है, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए. एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन से आपके 4 टॉपिक्स एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं. जो चारों ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए. फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री आप देखिएगा, मेनी टाइम्स जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, उसी से फिर से क्वेश्चन बना रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में. ओके, इसी तरह से पॉलिटी में देखिएगा आप, जो PYQs आप सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी. इसमें सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, बार बार ऑप्शन से दोबारा क्वेश्चन बना दे रहा है. ओके, तो हमें टेस्ट एनालिसिस पे फोकस करना है. जो भी आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसमें आपके गलत हो रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिए. या फिर अगर आपका प्रिंट आउट है आपके पास, यू कैन जस्ट मार्क दैट, स्टार मार्क कर दीजिए, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, हाईलाइटर से मार्क कर दीजिए. क्योंकि आखिरी में क्या होगा, आपने 20 टेस्ट लगाए, 30 टेस्ट लगाए, यहाँ पे लगाया, संभव में लगाया, किसी और जगह पे लगाया, वो इतना कंपाइल हो जाएगा आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे. आखिरी में आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा. हम लोगों ने देखा है कि आखिरी में आते आते व्हाट पीपल फील इज़ कि यार इतना कैसे रिवाइज हो पाएगा, रिवाइज नहीं हो पा रहा. तो फाइनली व्हाट दे डू इज़ उसको छोड़ देते हैं वो, और उससे जो एक बूस्ट आना चाहिए था कॉन्फिडेंस में, उल्टा वो डिमोटिवेट कर देगा आपको. तो कम टेस्ट लगाइए, अच्छे से लगाइए और उसको रिवाइज करते चले जाइए. ओके, टेस्ट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड सूत्र इज कंटिन्यूअस साइक्लिक रिविजन अपन को करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी ज्योग्राफी की मैपिंग क्लास चल रही है, तो दिस इज़ द डे 1. यहाँ पे हो सकता है हमने 10% कवर किया है, सेकेंड क्लास में अगेन 10% और थर्ड क्लास में अगेन 10%. 10th क्लास में आते आते अपन 100% मैपिंग का कवर करेंगे. ठीक है, सो योर वे ऑफ रिविजन शुड बी, यहाँ पे आप रात में सोते समय पूरा रिवाइज करिए. फिर अपन जब सेकेंड डे में चीज़ों को कराएंगे तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों रिवाइज करना है. नाउ द थर्ड डे अगेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे को रिवाइज करिए. और यहाँ पे आते आते आप देखिएगा कंटिन्यूस साइक्लिक रिवीजन आप करेंगे तो ये सारे इनिशियल डेज वाले आपके 9 टाइम्स रिवाइज, फर्स्ट डे वाला 9 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा, सेकेंड डे वाला 8 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा.
तो ये एकदम इंटीग्रेट हो जाएगा मेमोरी में, कभी भूल ही नहीं सकते आप. सो फोकस ऑन कंटिन्यूस साइक्लिक रिविजन. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आई हैव सीन मेनी पीपल, उन्हें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इधर से भी पढ़ लेते हैं, मार्केट में इतना मटेरियल है, उधर का मटेरियल ले लिया, संभोम का मटेरियल ले लिया, क्लास के नोट्स हैं आपके पास, इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा आप संभाल नहीं पाइएगा. ओके, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी चीज़ है उसको अच्छे से ग्रास्प करिए, इंटीग्रेट करिए अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में. ओके, एंड कीप ऑन अप्लाइंग इट इन द टेस्ट. जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें अप्लाई करते रहिए. सो मूविंग अहेड, द थर्ड सूत्रा एंड द लास्ट सूत्रा फॉर टुडे इज पिक्टोग्राफिक मेमोरी. सो आई वॉज मैंशनिंग अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड. आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है कि नॉर्मली पढ़ के आगे बढ़ गए, एक होता है उस पर थोड़ा चिंतन करना, उसको अप्लाई करके देखना. जितना ज़्यादा उस चीज़ से आप, जैसे गाय होती है जुगाली करती है, मान लीजिए गाय ने खाना खाया, कुछ खाती है, घास खाती है, उसके पेट में जाता है, फिर वो दोबारा निकालती है, फिर चबा के फिर डालती है. सो दिस इज कॉल्ड जुगाली. कंटिन्यूसली उसको चबा रही है, डाइजेस्ट कर रही है. सो वट एवर यू आर लर्निंग, कीप ऑन डाइजेस्टिंग दैट, और सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जाना चाहिए. तो क्या होगा, कोई चीज़ अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो कई तरीके होते हैं रिवाइज करने के. आपके पास टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है, और आज जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जैसे अमृतान सर की क्लास अभी इससे पहले थी, उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ाया आप लोग को, इंग्लिश मीडियम वालों को, हो सकता है 10 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के पढ़ाए हों आपको. ओके, सो इफ समडे यू आर रिवाइजिंग दैट, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, जस्ट फ्लिकर द पेजेस. फ्लिक करिए पेजेस को, बस देखिए उसको, पढ़िए मत, केवल देख लीजिए उसको. देखने भर से वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती हैं, और एग्ज़ाम टाइम में वो अपने आप, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत अंदर से आएगा कि हाँ ये करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सम स्पीसीज, लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर्स के पहले की बात है. सो आई वाज गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, एंड सम डियर वाज देयर. ठीक है, तो उसका पूछा था कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है. ओके, आई हैव सीन द पिक्चर ऑफ दैट. किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे, उसमें पिक्चर थी, और मुझे याद था पिक्चर, देखते ही मैंने तुरंत टिक कर दिया. तो आपके जो नोट्स हैं, नॉट दस पिक्चर्स, इवन इफ योर नोट्स आर देयर, समथिंग्स रिटन ऑन दैट, वर्ड्स आर रिटन, उसका भी पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाता है माइंड में. सो डू दैट ऑल्सो. ओके, सो दीज 3 सूत्राज आर देयर फॉर यू. इन जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सूत्राज, जस्ट कीप ऑन लर्निंग दैट, नोटिंग इट डाउन समवेयर. ओके, सो मूविंग अहेड, कुछ PYQs अपन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मैपिंग में. ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन फिजियोग्राफी में वी विल कवर द हिमालयाज टुडे. In the mapping part, what we will do is we'll focus on the passes today. Okay, what are the various passes? Regional mapping, हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो लाइक हिंदी में अपन इसको दर्रे कहते हैं. ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. रीजनल मैपिंग, सो रीजनल मैपिंग थीम अपन उस पर जाएंगे, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, इसकी मैपिंग करनी है अपन को. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की करनी है. एंड आइलैंड्स में अंडमान एंड निकोबार जो आर्चिपिलागोज हैं, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. सिंस वी हैव लेस टाइम, सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर. मोस्टली लाइक पासेस तक अपन कवर करेंगे फोकस करके. ओके, सो मूविंग हेड, ट्रेंड एनालिसिस इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी आपस में क्लब होके भी क्वेश्चंस आते हैं. ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर क्लब होके क्वेश्चंस आते हैं. हार्डकोर अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो लाइक 2018 में कम क्वेश्चंस थे, अराउंड 4-5 क्वेश्चंस थे, फिर 6 क्वेश्चन हुए, अभी रिसेंटली बढ़ के 12 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं. तो मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन सीधे ज्योग्राफी से आएंगे आपके, अराउंड 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है, देन एनवायरनमेंट से आपके मान के चलिए 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं. काफ़ी अच्छा वेटेज ज्योग्राफी का, अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से कर लेते हैं, मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट सही होंगे. इवन इफ़ यू स्किप सम सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री आपने पूरा छोड़ दिया, एंशिएंट मेडिवल पूरा छोड़ दिया आपने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने, पॉलिटी पढ़ लिया, और इकोनॉमी पढ़ लिया. जो कोर सब्जेक्ट्स अपने इतने पढ़ लिए, एंड सम अदर करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, उतने में ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, तो 20 क्वेश्चन का वेटेज मतलब मामूली वेटेज नहीं है, जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन चाहिए रहते हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए. तो ज्योग्राफी हैज़ अ वेरी गुड वेटेज, और इसमें श्योर शॉट सही होता है, या तो पता है या तो नहीं पता है, सिंपल थिंग्स. ओके, सो लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फोकस ऑन दैट. वी विल स्टडी सम PYQs.
and see how the questions are being asked in geography. Okay, so this is the first question. PYQ है, which of the following geographically closest to Great Nicobar Island? इनमें से कौन सा आइलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे निकट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने मैप देखा है तो तुरंत आंसर मिल जाएगा. प्लीज टेल, सभी लोग टाइप करिए. ओके, मेनी ऑफ यू नो सुमात्रा इज नियरेस्ट. ठीक है, सिंपल है. जब भी आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अभी रिसेंट ट्रेंड ये आया है कि ज्योग्राफी करंट अफेयर से पूछ रहा है सीधे क्वेश्चन. तो मान लीजिए न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, अफ्रीका में जो है इथियोपिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्मी एंड उनके जो डोमेस्टिक पुलिस है, और वायलेंस चल रहा है कहीं पे, तो उस एटलस में खोल के देखिए उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं. ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है तो यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं. कई बार पूछता है उससे डायरेक्टली. 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन. और कुछ चीज़ें अपने नोट्स में ड्रॉ करना सीखिए. ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में ही ड्रॉ कर लीजिए. जस्ट मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ. दिस इज एशियाज मैप, और ये अपना है यहाँ पे सिंपल. अगर हम जस्ट स्कीमेटिक मैप्स बनाएंगे तो दिस इज सुमात्रा, देन वी हैव जावा, देन वी हैव बोर्नियो, एंड दिस इज गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया. मतलब एटलस का देखिए आप उसमें, उसके बाद आप खुद के नोट्स में बनाइए. भले से मैप एकदम रफ टाइप का बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपने मान लीजिए कोई आइलैंड देखा, या मैडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे अपना लक्षद्वीप है, या मालदीव्स है, या कोमोरोस है, सिचिलीज़ है. ये सब अपने पिक्टोग्राफिक मैप्स आप बनाते रहिए आपके नोट्स में, क्योंकि आखिर में टाइम नहीं रहेगा एटलस खोलने का. ठीक है, तो कीप ऑन मेकिंग इट. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़? 3 लेक्स के नाम हैं, सीज एंड लेक्स, एरल सी, ब्लैक सी एंड लेक बाइकाल. सो इट इज़ आस्किंग, मानवीय गतिविधियों के कारण निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक सिकुड़ गया है या सूख गया है? ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन. बहुत ही रिसेंटली पूछा गया था, आई थिंक 2 साल पहले ही पूछा गया है. तो इट इज़ सिंपल, एरल सी इज़ द आंसर. और इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है. पीपल आर सेइंग कि लेक बाइकाल भी हो सकता है, बट यूपीएससी ने ए आंसर दिया है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी चूजी. जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, श्रंक इमेंसली, तो देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, तो अपन को उस हिसाब से ऑप्शन लेने हैं. एरल सी हैज़ ड्राइड अप, आई थिंक केवल 10% एरिया में अभी सी है, बाकी सब ड्राई हो गया है उसका. ब्लैक सी इज़, उसमें बहुत बड़े बड़े रिवर्स भी हैं, वोल्गा है, बहुत से डेनिस्टर रिवर, बहुत सारे रिवर्स जाती हैं. लेक बाइकाल, इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से एरिया श्रंक हुआ है, बट इट हैज़ नॉट श्रंक इमेंसली. तो कहीं ना कहीं आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको आंसर को चूज करना है. ओके, आंसर इज एरल सी. मूविंग अहेड, सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by which of the following countries produces cobalt? DRC. DRC is Democratic Republic of Congo. Okay. और कहने की बात ये है, इसका क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसमें थीमेटिक फॉर्मेट में दे रखा है पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अभी नई एनसीईआरटी का तो डिफरेंट फॉर्मेट है, पुरानी एनसीईआरटी में देखिए थीमेटिक फॉर्मेट में दे रखा है पूरा, तो डायरेक्टली उसमें क्लास 6, 7, 8, मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के भी आप आंसर कर सकते हैं. ये आप देखिए, क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है कि अफ्रीका का जो एनालिसिस है वहाँ पे डीआरसी इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट. ओके, एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए. बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लोगों से कि नोट्स कैसे बनाना है, या फिर एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो उसका कैसे पढ़ा जाए, उसमें मार्क किया जाए, उसके नोट्स बनाया जाए, क्या किया जाए. बेस्ट वेज, अगर आपके पास समय कम है तो एनसीईआरटीज का मान लीजिए पेजेस हैं, उसी में चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिए, उसी में बुक मार्क्स पेस्ट कर दीजिए, उसी में पेन से स्टार मार्क कर दीजिए, ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए. आखिर में टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, फटाफट अपन को रिवाइज करना होता है. अदरवाइज बेस्ट थिंग इज़, आपने एनसीईआरटी उठाई और सीधे A4 शीट लीजिए. A4 शीट में जो बेस्ट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, वो लिखते चले जाइए. फॉर एग्जांपल अफ्रीका है, ठीक है, उसका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, उसका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट, टेबल्स बना बना के पूरा लिख दीजिए. और एक बार की मेहनत है, मान लीजिए एक एनसीईआरटी क्लास 6 की आपने नोट्स बना लिए, तो दोबारा एनसीईआरटी उठानी ही नहीं है, एनसीईआरटी को आप कोने में रख दीजिए.
केवल वो जो 4-5 पन्ने होंगे आपके पास, वो पूरा एक बार में रिवाइज करा देंगे एनसीईआरटी को। समय बहुत ही कम होता है अपने पास। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मेंस एग्जामिनेशन। आप बहुत सारे टॉपर्स का पढ़ते होंगे, तो ऐसे ऐसे टॉपर भी आप लोगों को आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे टॉपर्स भी करते हैं कि पूरी की पूरी बुक जो रेलिवेंट जो थीम्स होती है, आई शुड नॉट से द बुक्स, आई शुड से द सिलेबस। बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के हिसाब से दे हैव देयर नोट्स। मान लीजिए टॉपिक नंबर 1 है, उसके 2 पन्ने के नोट्स, टॉपिक नंबर 2 2 पन्ने के नोट्स, ऐसे करके उन्होंने पूरा अपना कंपाइलेशन कर रखा है। वन ऑफ माई फ्रेंड सिद्धार्थ, ऑल इंडिया रैंक 13, उनकी रैंक आईएफएस में 13 रैंक आई थी और आईएएस में भी कोइंसिडेंटली 13 रैंक आई थी। करंटली इज पोस्टेड मध्य प्रदेश। ओके, तो उन्होंने आईएफएस का जब पेपर दिया था तो केवल उनके पास 8 पन्ने के नोट्स थे। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था उनका, ओनली 8 पेज नोट्स। एंटायर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल रिवाइज कर लिया छोटे छोटे नोट्स बना के। तो ये जो कला होती है धीरे धीरे आप लोग को आएगी, थोड़ा मेहनत लगती है। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद नोट्स बना के कंप्रेस करना, केवल कीवर्ड्स लिखना। शुरू में क्या है कि थोड़ा सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं सो दैट योर वोकैबुलरी इम्प्रूव्स। शुरू में सेंटेंस लिखिए, उसके बाद उसको भी फर्दर कंप्रेस करना होता है, केवल कीवर्ड्स डालने होते हैं। जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म रीजन्स 1 2 3 4 5, व्हाट आर द सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5, जस्ट कीवर्ड्स। इतने से भी लोग फटाफट रिवाइज कर लेते, बट योर वोकैबुलरी शुड बी वेरी गुड। ओके, तो बिगिनर्स के लिए ये नहीं, जो हमारे वेटरन्स हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिया, जिन्होंने फाउंडेशन खत्म कर लिया, नाउ यू शुड मूव टुवर्ड्स क्रिस्प नोट्स। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। ओके, मूविंग अहेड, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पीवाईक्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पीक्स हैं और माउंटेन्स हैं। सो 3 पेयर्स आर देयर। फर्स्ट इज द नामचा बड़वा। Is it in the Garhwal Himalayas? Please tell yes or no. Namcha Badwa is in Garhwal Himalayas. Nanda Devi Kumaon Hills में है क्या? Nanda Devi in Kumaon Hills. And Nokrik. Nokrik is in Sikkim Himalayas. Please tell. Nokrik नॉर्थ ईस्ट में है कि जम्मू एंड कश्मीर में है? Anyone? Is it in नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में है, but it is a part of मेघालय, मेघालय प्लेटू में है। Okay, it is not in Sikkim Himalayas. So we have only Nanda Devi in the Kumaon Hills is the correct answer. अगर आपने सिंपल पीक्स, माउंटेन्स, पासेस इसका अगर मैपिंग में कर रखा है, उतने में ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूपीएससी में ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट पूछ लेता है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, इट इज़ बेसिकली फॉर एलिमिनेशन, इट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन। ओके, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, 100% में कितने नॉन सीरियस होंगे? लगभग 90% नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। तो सोचते हैं चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है, तो नॉन सीरियस वालों का इसमें एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, एंड मेंस एग्जामिनेशन जो होता है इज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 90% गेट एलिमिनेटेड एंड मेंस एग्जामिनेशन इज फॉर सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन के लिए होता है। इसमें जो 10% बचे हैं सीरियस एस्पिरेंट्स, उनमें से पॉइंट समथिंग परसेंट, 0.1% का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्रैक करने का सीधा सूत्र ये है कि बेसिक्स को ही अच्छे से कर लीजिए। आप बेसिक्स को ही कर लेंगे, उतने में ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, कई बार तो ऐसा है कि जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेसिक्स सब अच्छे से पता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, केवल 15 दिन की पढ़ाई में। 15 दिन का मतलब ये नहीं कि केवल बाकी टाइम मटर गश्ती कर रहे हैं और 15 दिन पढ़ाई करके चले गए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल स्टडीज़ चलती रहती हैं, करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, आपके जो नोट्स हैं क्लास के वो आप रिवाइज करते रहिए, और आखिरी के 15 दिन पुश कर दीजिए बस, केवल द फाइनल पुश फॉर द एग्जामिनेशन। इतने में ही एग्ज़ाम निकल जाता है। ठीक है, इस बार वो टारगेट कर रहे हैं सुपर 200 बैच के जो बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। फाउंडेशन बैच में पीपल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप लोग मेरिट लिस्ट देखिए, बहुत सारे अपने फाउंडेशन बैच के बच्चे, वो भी जो है टॉप 4-5 रैंक्स में अपने फाउंडेशन बैच के बच्चे आ रहे हैं। मतलब सुपर 200 से भी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, तभी तो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं आपके संभव प्रोग्राम में, और उसमें टॉप में आना बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी में आप टॉप करने के लायक हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, सो जस्ट आउट कम्पीट योर पीयर ग्रुप। आप टॉप 10 परसेंटाइल में आइए। बार बार मैं यही बताता हूँ, टॉप 10 परसेंटाइल में आपको आके दिखाना है। मान लीजिए 200 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, सुपर 200 में 200 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप टॉप 20 में आइए।
इफ़ यू आर एबल टू कम इन टॉप 20, बी अश्योर्ड प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया तो, ब्लंडर इन द सेंस कि रात में सोए नहीं, सीधे सोचे कि और पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और वहाँ पे दिमाग ही नहीं काम किया। ऐसा भी होता है एग्ज़ाम, जैसे अब कोई करीब आ रहा है तो आप लोग कुछ हार्ड रियलिटीज़ भी बता देते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से, रिवाइज करने से आखिरी के समय में कुछ नहीं होगा। अभी के टाइम पे जितना रगड़ना है रगड़ लीजिए आप। आखिरी में क्या होता है कि बहुत सारा कंपाइल हो जाता है, पाइलअप हो जाता है, और अंदर से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, बिकॉज यू फील कि बहुत कुछ बच गया है हमारा, मेरा ये छूट रहा है, इकोनॉमी पॉलिटी छूट रहा है। बहुत सारे लोग रात भर पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं कि यार एग्ज़ाम में ऐसा ना हो ये पूछ ले, और फिर उनका वहाँ पे दिमाग ही नहीं काम करता है, चीज़ें रिकॉल ही नहीं होती हैं। सो हेल्दी डाइट, गुड स्लीप, पॉजिटिव थॉट्स एंड हाईली मोटिवेटेड पर्सनैलिटी आपको बनानी है अपनी। एग्ज़ाम केवल नॉलेज का नहीं है, नॉलेज इज़ वन कॉम्पोनेंट, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो ये एग्जामिनेशन डिज़ाइन किया है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका एप्लीकेशन ऑफ थॉट, वट एवर थॉट प्रोसेस यू हैव, रैंडमली नहीं सोचना है चीज़ों को, एक प्रॉपर क्रमबद्ध विचार होने चाहिए आपके। ओके, एंड ऑल्सो योर करेज। बहुत सारे लोग के अंदर सब कुछ अच्छा होता है, करेज ही नहीं होता है। पता लगा 100 में से 50 क्वेश्चन करके आए, 40 सही हो गए, 10 गलत हो गए, आप लिस्ट से बाहर हो गए तुरंत। करेज भी होना चाहिए अपने अंदर। 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक करके आएंगे, ऐसा माइंड सेट आपको बनाना है। ओके, तो जो PYQs थे आपने देखे, सिंपल PYQs पूछ रहा है और अपन को इसी सिंपल तरीके से इसको आंसर करना है। ओके, मूविंग हेड। सो मैपिंग में अगर हम देखें तो दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस दो जगह से आ रहे हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग आ रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग आ रही है, और इंडिया की आ रही है। ओके, वर्ल्ड में दो हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप यू आर अवेयर ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मैपिंग ऑफ द आयरन और प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इज इट अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी? It is a part of human geography. Where humans are changing the geographical landscape, it is a part of human geography. Okay. Physical geography में आपके lakes आ गए, rivers आ गए, mountain ranges आ गए, waterfalls आ गए, glaciers आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। And human geography में जो भी चीज़ें आपकी human induced है, agriculture है, industries हैं, population geography हो गया, many things are there. ठीक है, तो मोस्टली आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से पूछ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से ये वाला कम पूछ रहा है। कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोबाल्ट वाला पूछा था। ओके, मतलब जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसमें। ओके, इंडिया में भी सेम चीज़ है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो वी विल स्टडी दीज थिंग्स ग्रेजुअली। इंडिया का मैप सबको बनाने आना चाहिए, जैसे आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें फटाफट अपन मैप बना लें। ठीक है, तो एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ, बहुत इजीली आप बना सकते हैं, 10-15 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये है आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ओके, सो दिस इज द नॉर्दर्न, द हेड ऑफ इंडिया, उत्तराखंड, दिस इज उत्तराखंड, दिस इज हिमाचल, दिस इज लद्दाख, दिस इज JNK। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज राजस्थान, Jaisalmer, and little bit of curve here. Now we have the Kutch and the Saurashtra. This is the Kutch, this is Saurashtra. We have less space here, I'll just adjust it. Here we have the coast, southern India. This is Chennai, this is Chennai. And here we have, actually it should go little bit more. अभी चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, मूविंग हेयर, तो यहाँ तक आपने बना लिया। अब यहाँ से आते हैं उत्तराखंड, नाउ वी हैव नेपाल, और यहाँ पे सिक्किम आ गया। ठीक है, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, और अपना ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, उसमें दोबारा से अपने से ट्राई करिएगा। ओके, दिस इज सिक्किम। ओके, नाउ वी हैव भूटान, दिस गैप इज फॉर भूटान, एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सो ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भूटान है, यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश आ गया, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, एंड दिस इज मिजोरम। ओके, एंड हेयर वी हैव मेघालय, हेयर वी हैव मेघालय, एंड दिस इज वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस एंड ऑल।
ओके, यहाँ पे अपना जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है इसलिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, एंड नाउ वी आर कनेक्टिंग इट विद सुंदरबंस। सिंपल। थोड़ा सा नीचे से लग रहा है कि इसको दबा दिया गया है, इसको थोड़ा स्पेस होगा तो और नीचे तक यहाँ तक आएगा। जस्ट इफ यू सी, अच्छा ये कैमरे में नहीं आ रहा है, सो लिटिल बिट मोर इट शुड बी एक्सटेंडेड। इस तरह से छोटे छोटे डायग्राम्स, और इसके अलावा यू कैन जस्ट मेक पार्ट मैप्स ऑल्सो। जैसे नॉर्थ का ये बना दिया, फटाफट बना दिया, विद इन 10 सेकेंड्स पूरा मैप बन जाना चाहिए इंडिया का, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। नॉर्थ ईस्ट का फटाफट, ठीक है, ऐसे करके सिंपल बना दिया। टाइम बचाना है और स्पीड लेके आनी है। ओके, मूविंग अहेड, दिस वाज द इंडिया मैप। नाउ द मेन टॉपिक स्टार्ट्स फॉर टुडे, नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे हम लोग। सो फर्स्टली लेट मी आस्क यू, इन द नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स व्हाट ऑल डिविजन्स डू वी हैव? वन इज द हिमालयाज। Do we have only the Himalayas or some other components are also there? Anyone please try? I am writing the Himalayas. Please put in the chat box. In the northern mountain complex, we have the Trans-Himalayas. They are closely related but they are different ranges. दोनों का difference है, वो भी बात करेंगे अपन. Okay, someone is writing Shivaliks. Okay, Shivaliks is a part of Himalayas only. Okay, Trans-Himalayas also we have various ranges. And third is, someone was writing Purvanchal. Very good. So Purvanchal hills. It is basically in context of India. Okay. बाकी अगर आप ट्रांस हिमालयाज पूरा देखेंगे तो पूरा यूरोप तक जाता है. Okay. So we don't have to see that. Only for India we are seeing right now. So we have three parts: Trans Himalayas, Himachal, Himalayas and the Purvanchal. Okay. Moving back again. तो यहाँ पे अगर हम देखें, so these are the ranges, these are the mountain ranges. इसमें like you see हिमालयाज का जो जियोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका थोड़ा सा एक सिमेटिक आई हैव जस्ट मेड इट. वी हैड द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट. बोथ वर मूविंग क्लोज टू ईच अदर, वन फ्रॉम द नॉर्थ एंड वन फ्रॉम द साउथ, एंड द इंडियन प्लेट सबडक्टेड beneath द यूरेशियन प्लेट. और जो लैंड मास था जो बीच में, वी हैड द सी फ्लोर एज वेल एज द कॉन्टिनेंटल लैंड मास, वो सारा एक्यूमुलेट होके राइज हो गया. वी कॉल दिस टिथियन सेडिमेंट्री अक्रेशनरी प्रिज्म. ओके, टिथियन सेडिमेंट्री अक्रेशनरी प्रिज्म, ईच टर्म हैज इट्स ओन मीनिंग. ओके, so Eurasian plate was there, Indian plate was there. Can anyone tell us, was it a ocean continental convergence or a continental convergence? आप लोग का थोड़ा सा नॉलेज बेस में शायद यू कैन नॉट रिमेंबर इट, बट तरुणा वाज राइट. वी हैड ओशियंस कॉन्टिनेंटल एज वेल एज कॉन्टिनेंटल. बोथ कन्वर्जेंस वर देयर. इनिशियली देयर वाज टेथिस सी. टेथिस सी में जो था फ्लोर था उसका, वो ओशियानिक फ्लोर था, एंड यूरेशियन प्लेट वाज कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो व्हाट हैपेंड वाज, जब यहाँ सबडक्शन हो रहा था तो फर्स्ट द ओशियानिक प्लेट सबडक्टेड बीनीथ दिस. ठीक है, ओशियानिक प्लेट पूरी कंज्यूम हो गई. उसके बाद हमारा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट था वो आके कोलाइड हुआ, एंड दैट ऑल्सो स्टार्टेड सबमर्जिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट. ओशियन कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल. ठीक है, तो जब कोलिजन होता है तो सारा जो लैंड मास होता है उसको एक्रेशनरी प्रिज्म नाम दिया गया है. एंड द रॉक, लाइक जो रॉक्स हमारे होते हैं हिमालयाज में, विच काइंड ऑफ रॉक्स आर देयर? इज इट द सेडिमेंट्री? द मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री, और इज इट इग्नियस, और इज इट मेटामॉर्फिक? सेडिमेंट्री, यस, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार. So everything is sedimentary, mostly it is sedimentary rocks. We also have metamorphic rocks as well as igneous rocks here. Okay, we'll discuss. तो इसी से अपना हिमालयाज फॉर्म हुआ है. ठीक है, it is a young fold mountain. Himalayas young fold mountains. It is formed in the tertiary period. जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है एवोल्यूशन की, उसमें we have various periods. उसमें एक पीरियड होता है टर्शरी पीरियड, विच इज़ द मतलब एकदम लेटेस्ट पीरियड है टर्शरी पीरियड. ओके, बहुत सारे इसमें वी हैव वेरियस कैटेगरीज. आई थिंक हिंदी मीडियम में प्रमोद सर ने एंड संदीप महाजन सर ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होगा आप लोग को. ओके, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो इट इज़ अ टर्शरी माउंटेन, इट इज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन. करेंटली इट इज़ एक्टिव, इट इज़ करेंटली सबडक्शन हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ अ अर्थक्वेक प्रोन जोन. ओके, वेरियस काइंड ऑफ अर्थक्वेक्स आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे. सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पे. Do we also find volcanic rocks in Himalayas? Can anyone tell us?
Can we find volcanic rocks in Himalayas? Can you name some areas where we can find the volcanic rocks? अच्छा, जस्ट वन क्वेश्चन, जो सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे आए हैं, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से आए कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से ये सेडिमेंट्री रॉक्स आए? प्लीज टेल। ओसी से आए, बिल्कुल। ओशियानिक फ्लोर में ही सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और उसी से अपने मेजॉरिटी ऑफ जो लैंडफॉर्म्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं। बट हाउ कम वॉल्केनिक रॉक्स आर फाउंड इन द हिमालयाज? आई वॉज आस्किंग यू, वॉल्केनिक रॉक्स फाउंड होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ पे होते हैं अभी बात करेंगे, बट वॉल्केनिक रॉक्स कैसे आए यहाँ पे, प्लीज बताइए आप लोग। सीसी कन्वर्जन जब होता है तो वॉल्केनिज्म होता है कि नहीं? सीसी कन्वर्जन में वॉल्केनिज्म नहीं होता है, ओसी कन्वर्जन में वॉल्केनिज्म होता है। तो जिस पीरियड में जो ओशियानिक प्लेट जब अंदर जा रही थी, सबडक्शन हो रहा था, उस टाइम पे जो वॉल्केनिज्म हुआ, दैट रॉक्स गॉट स्टोर्ड इन द हिमालय, सम एरियाज ऑफ हिमालयाज, ट्रांस हिमालय, सॉरी नॉट इन द हिमालयस, ट्रांस हिमालयाज। तो उस टाइम पे ओशियानिक प्लेट सबडक्शन के टाइम पे जो वॉल्केनिज्म हुआ, उससे हमारे वॉल्केनिक रॉक्स अभी भी पाए जाते हैं। जब सीसी कन्वर्जन हुआ उस टाइम पे कोई वॉल्केनिज्म ना होता है ना अभी हुआ, ठीक है। मतलब वेर एवर यू हैव सीसी कन्वर्जन वी डोंट हैव वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो उस टाइम पे हमेशा हमारा जो ये लैंडमास होता है, टर्शरी सेडिमेंट्री एक्रेशनरी प्रिज्म, जो पुराने रॉक्स होते हैं वही सब अपलिफ्ट होते हैं, ठीक है। सो वेयर इट इज़ फाउंड, प्लेस, ये पूछ सकता है आपसे कभी। सो मोस्टली इन द काराकोरम रेंजेस, some names like राकापोशी पीक के द्रास सेक्टर, द्रास में होता है, राकापोशी एंड काराकोरम रेंज में डिफरेंट जगह पे होता है, ठीक है। सो जस्ट यू कैन नोट इट समवेयर। मूविंग अहेड, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज की अभी हम देखेंगे 3 रेंजेस है यहाँ पे। वी हैव द मेन हिमालयन रेंज विच इज कंटिन्यूस रेंज, ओके। ये जो रेंज है ये कंटिन्यूस रेंज है फ्रॉम नंगा पर्वत टिल विच प्लेस? नंगा पर्वत टू नामचा बड़वा, वेरी गुड। नंगा पर्वत टू नामचा बड़वा, दिस इज अ कंटिन्यूस हिमालयन रेंज। और इस हिमालयन रेंज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इंडियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, बोथ आर कोलाइडिंग, दिस इज सबडक्टिंग बीनीथ यूरेशियन प्लेट। और जो हमारा यहाँ पे कोलिजन से लैंडमास आया, ओके, सो इट गॉट कन्वर्ज्ड, ये प्लेट कन्वर्ज हुई और यहाँ पे जो 2 बेंड्स हैं इनको अपन कहते हैं सिंटैक्शियल बेंड्स, सिंटैक्शियल बेंड्स है, यहाँ से कन्वर्जेंस हुआ। तो ये जो बेसिकली एरिया है ये है नंगा पर्वत, इफ़ यू मार्क इट जियोलॉजिकली, सॉरी जोग्राफिकली, एंड दिस इज नामचा बड़वा, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है और ये बेसिकली यहाँ पे अपना जो जम्मू कश्मीर का LOC के पास में एक जगह है, वहाँ पे नंगा पर्वत इज देयर, ओके ओके। इंडस, हेयर जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे इंडस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये 3 पार्ट्स है, ट्रांस हिमालयस, हिमालयस और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयस में वी हैव 3 रेंजेस हेयर। फर्स्ट इज द काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज है। सेकेंड रेंज कौन सी है, प्लीज ट्राई, इट इज लाइक अ रिविजन फॉर यू, विच इज द सेकेंड रेंज? वी हैव द लद्दाख रेंज and it extends into Tibet in the form of Kailash range, Ladakh Kailash range, okay. Then we have thirdly the Zanskar range, okay, you are aware. तो ये हो गया ट्रांस हिमालयस हमारा। अब आते हैं हम लोग हिमालयास पे। हिमालयास पे देखिए आप, तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स हियर। फर्स्ट इज जो सबसे ऊपर है, विच इज लाइक टिबेट प्लेटू के जस्ट पहले वाला जो पार्ट है, जो सबसे हाईएस्ट रेंज, उसको क्या कहते हैं बताइए आप? हाईएस्ट रेंज, ग्रेट हिमालयाज, वेरी गुड। वी हैव अनदर नेम फॉर दिस ग्रेट हिमालयाज, अनदर नेम हिमाद्री, लोकल नेम इज हिमाद्री, ओके। द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट रेंज, द सेकेंड रेंज इज, आप लोगों का रिविजन हो रहा है, वेरी सिंपल थिंग्स, इतना पता होना चाहिए आपको। मिडिल हिमालयाज, वेरी गुड, मिडिल हिमालयाज, एंड वी ऑल्सो कॉल इट हिमाचल, हिमाद्री हिमाचल रेंज, ओके, मिडिल हिमालयाज, ओके। थर्ड इज, तीसरा वाला कौन सा है, प्लीज ट्राई, शिवालिक्स और द लेसर हिमालयाज।
तो ये जो रेंजेस बनी है यहाँ पे, अब ये देखिए ये 3 रेंजेस हैं, इसके बीच में फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स, ठीक है, ये फॉल्ट्स हैं बीच में, ठीक है, विच आर लाइक क्रैक्स, जो अपना कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं उससे फॉल्ट बन जाते हैं। तो 3 नाम है फॉल्ट, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये ग्रेट हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। देन वी हैव मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, दिस इज बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। और आखिरी में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स और अपना शिवालिक्स, इसके बीच में जो है, तो दिस इज हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ओके, नाम नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। ओके, मूविंग अहेड। तो ये अपना जस्ट आई वाज टेलिंग यू कि ये, अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो रेंज मैंने बनाई है ये ब्रोकन फॉर्मेट में बनाई है। मिडिल हिमालयाज आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट रेंजेस एंड लॉट ऑफ different unusual structures are also found in middle Himalayas. So what is the reason why the range is broken here? So I'll just tell you. So when geological time scale में जब ये movement हो रहा था, उस टाइम पे we had different intensity of compressive forces, ठीक है। तो जब मिडिल हिमालयाज बन रहे थे, मिडिल हिमालयाज जब बन रहे थे, तो ये जो कंप्रेसिव फोर्सेस थी, दे वर द मैक्सिमम। ओके, तो जब मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं, तो मतलब जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, और फॉल्ट्स में वेरियस काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स आर देयर। उसमें आप पढ़िएगा, वी हैव रिवर्स फॉल्ट्स, ठीक है, ओवर थ्रस्ट फॉल्ट्स, ओवरटर्न फॉल्ट्स, नैपी स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेसिव फोर्सेस। ओके, तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। वी हैव लेस टाइम, वी आर मूविंग फास्ट। ओके, सो ये आपका डिवाइडेड है, इसलिए बात हो गई है। नाउ वी हैव, दिस इज द planar structure of Himalayas. Okay, can you tell me the differences between the eastern Himalayas and the western Himalayas? These are the western Himalayas and these are the eastern Himalayas. Can you tell us the difference between both? ऐसे पूछ सकता है आपसे। width, अगर हम width की बात करें, तो where the width is higher, western Himalayas और eastern Himalayas? ट्राई करिए, western or wider, very good। कितना होगा? लगभग अराउंड 400 किलोमीटर्स। यहाँ पे लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक की विड्थ होती है वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज में 100 से 150 किलोमीटर्स की विड्थ होती है। दिस वाज अबाउट द विड्थ। और विड्थ ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है? दिस वाज बिकॉज अगेन हेयर, तो जब ये प्लेट मूव हो रही थी, ओके, जैसे प्लेट ने मूव हुई, तो ये एक हिंजेस के फॉर्म में आ गए। दे वर लाइक हिंज, जैसे दरवाज़ा होता है उसमें हिंज लगा रहता है, दे वर लाइक हिंज। तो यहाँ पे पहले कोलिजन हुआ, दिस वाज द फर्स्ट एरिया ऑफ कोलिजन। और यहाँ पे जब वो कोलाइड हुआ, फिर टर्न हुआ, यहाँ पे फिर कोलाइड हुआ, और अभी जो फेज चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें दिस एरिया हैज़ मोर लाइक एक्टिविटी हेयर, और यहाँ पे वो रिलीज हुआ। जैसे वो रिलीज हुआ तो सेडिमेंट्स वगैरह सब सेटल डाउन हुए, इट गॉट एक्सपैंडेड बिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज है इसीलिए वो बड़ी है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, ज्योग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, सो दिस वाज द विड्थ। हाइट कहाँ पे ज़्यादा है? वेयर इज द हाइट मोर, वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस? ईस्टर्न हिमालय, समवन इज राइटिंग वेस्ट। ओके, हाईएस्ट पीक आपको पता है कहाँ पे है? हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज में हायर रहता है, वेस्टर्न हिमालयाज में कम रहता है। ओके, एंड यू सी जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं उसमें स्टेप्स के फॉर्मेट में है। जो माउंटेन है इन सीरीज ऑफ स्टेप्स राइज होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, और यहाँ पे स्टीपली, जो टिबेटन साइड में जब आप जाएंगे, दिस इज फ्रॉम द इंडियन साइड, इफ यू गो टूवर्ड्स द हिमालयाज फ्रॉम द इंडियन साइड, स्टेप्स के फॉर्म में राइज होता है, और यहाँ पे स्टीपली फॉल होता है टुवर्ड्स द टिबेटन साइड। एंड सिंस वी हैव द स्नो एक्यूमुलेशन हेयर, ओके, सो यहाँ पे स्टीपनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, एंड बिकॉज इट इज इन स्टेप फॉर्मेट, सो वी हैव अ नंबर ऑफ हिल स्टेशंस ऑल्सो इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ओके, तो हाइट की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज में वी हैव द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ईस्टर्न एंड मिडल हिमालयाज में कुछ कुछ है और मोस्टली ईस्टर्न हिमालयाज में है।
नाउ स्टीपनेस की बात हो गई है। वेस्टर्न हिमालयाज में स्टेप्स के फॉर्मेट में होता है, ईस्टर्न हिमालयाज में एब्रप्टली राइज होता है। ओके जो तराई प्लेन्स हैं, तराई प्लेन्स की विड्थ आप देखिएगा तो वेस्टर्न हिमालयाज में यहाँ पे तराई प्लेन्स हैं, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होती है, यहाँ पे आते आते कम हो जाती है, और जैसे ही तराई प्लेन्स खत्म होते हैं अचानक से राइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं सब कन्वर्ज हो रही हैं, तो यू कैन सी सेपरेट रेंजेस इन द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में आपको अलग अलग रेंज दिखेगी, ग्रेटर हिमालयाज अलग, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स अलग। जैसे आप ईस्टर्न हिमालयाज में जाएंगे ऐसा लगेगा कि पूरा मर्ज हो गया है एक रेंज में। ओके और जो यहाँ पे तराई प्लेन्स होते हैं बंगाल साइड में या असम की तरफ, उसको दुआर्स कहते हैं। तो दुआर्स जैसे आते हैं उसके बाद तुरंत राइज होता है। ओके दिस फॉर योर नॉलेज। स्टीपनेस की बात हो गई, हाइट्स की बात हो गई, विड्थ की बात हो गई। नाउ स्नो लाइन, स्नो लाइन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्नो लाइन? मोहम्मद हुसाम, वाई सर? देखिए वही सेम बात है जो बताया ना, कंप्रेशन, जो प्लेट जा रही थी ऊपर, पहले लेफ्ट वाले में हिंज किया। आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज कैमरे में उल्टा आ रहा होगा, तो इससे बताते हैं आपको। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस कम हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, तो वो कंप्रेस हो गया, तो यहाँ पे विड्थ अपने आप कम हो गई। ठीक है ना, सिंपल है लॉजिक। सो स्नो लाइन की बात करें अगर, व्हाट डू मीन बाय स्नो लाइन, पहले तो ये बताइए स्नो लाइन का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आइसो हाइट्स हो गया, आइसो बार्स हो गया। ठीक है, इस तरह के जो टर्म्स हैं आप याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। स्नो लाइन का मतलब होता है कि हाइट एट विच स्नो इज़ फाउंड, हाइट अबव विच, टेक्निकल टर्म का टेक्निकल आंसर होना चाहिए, हाइट अबव विच स्नो इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर स्नो रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि इतनी हाइट हो जाती है। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में स्नो लाइन ज़्यादा होगी कि ईस्टर्न हिमालयाज़ में स्नो लाइन ज़्यादा होगी? प्लीज टेल। देखिए वेस्टर्न हिमालयाज़ जो हैं ये दे आर फार फ्रॉम द सी। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो उनकी जो स्नो लाइन होगी कम कम ऊंचाई पे ही उनकी स्नो लाइन आ जाएगी। सो द हाइट इज़ 2500 फीट, सॉरी मीटर्स, 2500 मीटर्स। ओके ईस्टर्न हिमालयाज़ में क्या सी के पास है, तो वहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो स्नो लाइन भी हाइट पे होगी। ओके सिंपल लॉजिक। ईस्टर्न हिमालयाज़ 3500 मीटर ईस्टर्न हिमालयाज़ का, और वेस्टर्न हिमालयाज़ का 2500 मीटर। ओके रेनफॉल, रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़? वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने। वेरी गुड, ईस्टर्न हिमालयाज़, क्योंकि मानसून आपका यहाँ से आता है और ऐसे ट्रैवल करता है। ओके दिस इज डन। वेजिटेशन, तो वेजिटेशन इज लिंक टू रेनफॉल। ईस्टर्न हिमालयाज में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, हर तरह की फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। एंड द वेजिटेशन इज, द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन द ईस्टर्न हिमालयाज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अपने इंडिया में आप देखेंगे तो ईस्टर्न हिमालयाज भी आते हैं, वेस्टर्न घाट्स भी है अपना, ईस्टर्न हिमालयाज भी है, देन एक्सटेंडिंग अप टू बर्मा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके सो वेजिटेशन इज मोर डाइवर्स हेयर एंड बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो हाई। वेस्टर्न हिमालयाज में मोस्टली कोर्सर वेजिटेशन होता है। ठीक है, चीड़ के पेड़ हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, डेसिडस ट्रीज के बारे में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेसिडस ट्रीज। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग क्लास में ये क्यों बता रहे हैं। सारी चीज़ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जियोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हुआ, उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स बने, लैंडफॉर्म्स के बाद जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, उसके बेसिस पे वेजिटेशन आया, वेजिटेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, तो अपन ने ये सारा डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा मेन ग्रेटर हिमालयाज, वी हैव मिडल हिमालयाज एयर, वी हैव शिवालिक्स एयर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स, northern plains. So in geographical language we have 4 divisions of northern plains. Okay, आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 divisions. Can anyone tell us what are the 4 divisions? 4 divisions, पहला ये है भाबर, भाबर जोन। ठीक है, भाबर, भांगर, खादर, तेराई। सीक्वेंस इज रॉन्ग, आंसर इज करेक्ट बट सीक्वेंस इज रॉन्ग। पहले आता है भाबर। ओके देन वी हैव
बाबर के बाद तेराई, तेराई जोन, देन वी हैव बांगड़ एंड देन खादर। ओके, देन बांगड़ एंड देन खादर। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिंपल चीज़ अगर आप नहीं बता पा रहे तो यू शुड रिवाइज अगेन, वरना कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, सिंपल चीज़ नहीं बता पाएंगे तो। बाबर बेसिकली क्या होता है कि जो अपना रिवर्स होती है, हिमालय से रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स अपने साथ बोल्डर्स वगैरह लेके आ रही है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। रिवर्स अपने साथ बोल्डर्स, ठीक है, स्टोन्स वगैरह लेके आ रही है, पेबल्स लेके आ रही हैं। जैसे ही स्टीपनेस कम होती है, स्टीपनेस एब्रप्टली कम होगी, प्लेन्स आ जाएंगे, तो सारा जो उनका लोड होता है दे डिपॉजिट, यहाँ पे सारा डिपॉजिट कर देंगे वो लोड, ऑल द बोल्डर्स एंड एवरीथिंग। और चूंकि ये सारे पोरस, बिकॉज ऑफ पोरसिटी ऑफ द होल जोन इज़ वेरी पोरस, तो रिवर जो है सबमर्ज हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। ठीक है, जैसे आप हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार, हरिद्वार इज़ बेसिकली नियर टू बाबर जोन ओनली। वहाँ पे बोल्डर्स आप देखेंगे और रिवर जो है सीप इन हो जाती है। ठीक है, बाबर हो गया। देन तेराई जोन, जैसे ही आप रिवर मतलब बाबर जोन से आगे बढ़ेंगे तो रिवर वापस से री इमर्ज होती है, दैट इज़ द तेराई जोन। सो बेसिकली यहाँ पे स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया हो जाता है, लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू कैन फाइंड हेयर एंड वेरी गुड एग्रीकल्चर ग्राउंड्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा, अभी वी हैड द सैल फॉरेस्ट हेयर बट ऑल सैल फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड, नाउ दे आर वेरी गुड एग्रीकल्चर ग्राउंड्स। ओके, तेराई जोन हो गया। देन वी हैव टू जोन्स, वन इज़ द ओल्ड अलूवियम एंड वन इज़ द न्यू अलूवियम। तो ओल्ड अलूवियम क्या होगा, भाबर जोन हो जाएगा, और न्यू वाला खादर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जब हमारी रिवर शुरू में बनी होगी, प्लेस्टोसीन टाइम में बनी थी रिवर, प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन टाइम में हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे। ओके, तो उस टाइम पे जो फ्लड प्लेन्स थे रिवर के, वो जो डिपोजिशन किए, दैट लेड टू बाबर जोन। और अभी जो करंट टाइम्स में, ठीक है, जो हो रहा है उससे डिपोजिशन, उसको खादर कहते हैं। ठीक है, सम टर्म्स आर है, दुआर्स, दुआर्स मैंने बताया था, जो हमारे असम और बंगाल के प्लेन्स होते हैं, तराई प्लेन्स, उनको दुआर्स कहते हैं। ओके, देन वी हैव द बारिंद प्लेन्स, बारिंद प्लेन्स आर बेसिकली इन वेस्ट बंगाल। और जो ओल्ड हमारा अलूवियम होता है बांगर वाला, तो दैट इज बेसिकली बारिंद प्लेन्स इन बंगाल। ओके, ईस्ट में द्वार, वेस्ट में दून, यस, दिस इज अ गुड वे टू रिमेंबर। देन वी हैव बेथलैंड्स, इस टर्म के बारे में देखिएगा। बेसिकली पंजाब में जो खादर जोन है, उसको, उसमें जो फर्टाइल लैंड्स हैं फॉर एग्रीकल्चर, दैट वी कॉल्ड बेथलैंड्स। ओके, एंड देन वी हैव दया, खोल एंड रिवर लेवी। सो दीज आर लोकल टर्म्स, दया एंड खोल आर लोकल टर्म्स, एंड रिवर लेवी, रिवर लेवी का मतलब ये है, बांगड़ और खादर के बीच में एक ये क्लिफ होती है, एक स्टीप क्लिफ होती है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड दया, खोल और रिवर लेवी। ओके, सिंपल। मूविंग हेड, नाउ वी हैव टू कवर द पासेस, विल मूव वेरी फास्ट। ठीक है, हिमालयाज में, ट्रांस हिमालयाज में आपने देखा, वी हैव काराकोरम रेंज, वी हैव लद्दाख रेंज, वी हैव जंस्कर रेंज। ओके, हिमालयाज में तीन पार्ट्स हो गए अपने, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालय, शिवालिक्स। पूर्वांचल में वी हैव नंबर ऑफ हिल्स, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नागा हिल्स है, मीज़ो हिल्स हैं, ठीक है, पटकाई बम, बहुत सारे हिल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाता है। एक्सटेंशन अपना होता है अराकन योमा, पिगू योमा, और यहाँ पे सुलेमान किरथार रेंजेस। ठीक है, ये पूरा हिमालय का एक्सटेंशन है, ट्रांस हिमालयन हिमालयस। So now we move to the last part of today, that is the passes. Passes. Passes are very important. स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कई बार पूछ लेता है, सीधा पूछ लेता है, और आपको पता है तो डायरेक्टली आपके मार्क्स एश्योर्ड है। ठीक है, तो फर्स्टली जो पासेस या हिंदी में दर्रे कहें, दर्रों के बारे में बात करेंगे। पहले अपने नॉर्दर्न जोन में जो दर्रे हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, स्टेट वाइज चलते हैं हम लोग, ग्रेजुअली स्टेट वाइज। फर्स्टली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, पहले आप लोग प्लीज़ बताइए हिमाचल में कौन से पासेस हैं, इफ़ यू नो अबाउट इट। तो अपने जो हिमालयाज़ हैं, ये है आपका विंडवर्ड साइड, दिस इज़ द विंडवर्ड साइड। ठीक है, और जो लीवर्ड साइड होता है, ठीक है, वहाँ पे रेनफॉल का डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, so we have two places here, one is the Ladakh plateau, and
second is Lahaul Spiti valley. Both are in the leeward side. Okay, और बेसिकली इनको डेजर्ट भी कहते हैं. These are basically deserts why? बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल कम होती है. डेजर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि मतलब इट इज़ नियर टू द कोर ऑफ कोस्ट और फार फ्रॉम द कोस्ट. डेजर्ट मतलब रेनफॉल से रिलेटेड होता है. 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हुई तो दैट वी कैन कॉल डेजर्ट. ठीक है. तो फर्स्ट पास अगर हिमाचल में बात करेंगे, शिपकिला, रोहतांग, शिपकिला, बारालाचला. ओके, सो हेयर वी हैव द रोहतांग पास. दिस इज द फर्स्ट पास. हिमाचल में है रोहतांग पास. द स्पेशलिटी ऑफ दिस इज इट इज कनेक्टिंग द कुल्लू वैली एंड द लाहौल स्पीति वैली. प्लीज नोट इट डाउन समवेयर. कुल्लू वैली एंड द लाहौल स्पीति वैली. लाहौल स्पीति वैली आप देख रहे हैं ये लीवर्ड साइड में है. दिस इज ऑन द लीवर्ड साइड. ठीक है. सो दिस पास इज इन द ग्रेट हिमालयाज पे वाला पास है. प्लीज नोट इट डाउन. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल बी टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन. यहाँ पे जो रोड बनाई गई थी BRO के द्वारा बनाई गई है, और रवि और ब्यास रिवर्स के सोर्सेज भी इसी के पास में पाए जाते हैं, रोहतांग पास. ठीक है. वी हैव द रोहतांग पास हियर. द सेकेंड पास इज बारालाचला पास. ओके, सो इट कनेक्ट्स. हम लोग यहाँ से पहुँच गए लाहौल स्पीति वैली में. लाहौल स्पीति वैली से लद्दाख जाना है तो बारालाचला के थ्रू जाना होता है. प्लीज राइट इट डाउन. इट कनेक्ट्स लाहौल स्पीति वैली विद लद्दाख. एंड वन फैक्ट इज ऑल्सो देयर कि द वर्ल्ड्स हाइएस्ट मोटरेबल रोड इट इज फाउंड हेयर ओनली, बारालाचला. इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ चिनाब रिवर नियर बाय वी हैव सोर्स ऑफ चिनाब रिवर. तो दो हमारे पास हो गए हिमाचल वाले. नाउ वी मूव टुवर्ड जम्मू एंड कश्मीर. इस पे आएंगे हम लोग. दिस इज शिपकिला पास. विल कम टू दैट. हेयर वी हैव दिस इज अ वेरी फेमस पास, बनिहाल पास. दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से जो कनेक्ट करता है वो बनिहाल पास करता है. ठीक है. आप लोगों ने एक टनल का नाम सुना होगा. विच टनल कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया? वी हैव द जवाहर टनल. जब विंटर्स आते हैं तो स्नोफॉल हो जाता है, सारे रोड्स, रेलवेज, एवरीथिंग गेट्स ब्लॉक्ड. जवाहर टनल जब बन गया तो वी हैव ऑल राउंड कनेक्टिविटी विद कश्मीर वैली. ठीक है. सो दिस इज द बनिहाल पास. और ये बेसिकली आपका, आप देखिएगा, हेयर वी हैव द ग्रेट हिमालयाज, जस्ट सी. ठीक है. एंड हेयर वी हैव द मिडिल हिमालयाज. अभी मैं आपको नया मैप में दिखाऊंगा. मिडिल हिमालयाज में आपका जो रेंज है दैट इज द पीर पांजल रेंज. ओके, पीर पांजल रेंज इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज. ठीक है, वो यहाँ पे है और ये ग्रेट हिमालयाज है. इसके बीच में ये पास है, बनिहाल पास. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. हियर वी हैव बनिहाल पास. देन वी हैव, प्लीज टेल beside this which pass we have? is a पीर पांजल पास. ठीक है. इट इज बेसिकली नियर टू LOC, जो राजौरी सेक्टर है अपना, राजौरी. ठीक है, यहाँ पे राजौरी है. एंड उरी ऑल्सो इज ऑल्सो हियर. थोड़ा सा नॉर्दर्न में जाएंगे, उरी है. तो ये आपका पीर पांजल पास है, बनिहाल पीर पांजल पास. ठीक है. यहाँ पे राजौरी है, यहाँ पे पूंछ है, देन वी हैव उरी. तो जम्मू एंड कश्मीर के पासेस हम देख रहे हैं. ठीक है, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गए. नाउ दिस वन, दिस इज द जोजिला पास. श्रीनगर से लेह जाना है आपको तो जोजिला पास होते हुए जाते हैं अपन. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जोजिला टनल भी बन रहा है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जोजिला टनल है एंड जेड मोर टनल. 2 टनल्स बन रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन होने वाला है. ठीक है. स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रीजंस. और पाकिस्तान बॉर्डर जो LOC है वहीं से पास होती है, जस्ट नियर टू दैट. So now 2 more passes. One is the बुर्जिल पास एंड द अगिल पास. ठीक है, बुर्जिल पास है, अगिल पास है. और इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इस पर क्वेश्चन मुश्किल से पूछेगा बिकॉज इतना चर्चा में नहीं रहता है. बेसिकली अगिल पास के बारे में नोट कर लीजिए कि ये जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है, जिनजियांग प्रोविंस को लद्दाख से कनेक्ट करता है. दैट्स इट. इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ एशियन ट्रेड रूट, जो सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा उसमें. ठीक है. देन बुर्जिल पास जो है दैट इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नियर टू LOC. ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, सिंपल.
तो अपना ये हो गया है, दिस इज जोजिला पास, दिस इज बुर्जिल पास, दिस इज अगिल पास। हेयर वी हैव पीर पंजल पास, बनिहाल पास। ठीक है, यहाँ पे रोहतांग पास एंड बारलाछला। इतना हमारा जो जम्मू कश्मीर का ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हमें उत्तराखंड का करना है और हिमाचल का करना है। नाउ वी हैव शिपकिला पास, पार्ट इन हिमाचल। विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास? कैन यू टेल अस? सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचर्स कराते हैं मैपिंग, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी लोग हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड पासेस थ्रू इट। रोड का नाम है, जस्ट एक ओल्ड रोड था तो उसका एक नाम रख दिया हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है ना, ये शिपकिला पास से पास होती है। तो ये एरिया का सारा अपना हो गया है। नाउ उत्तराखंड का देखते हैं हम लोग। हिमाचल, दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड को थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे कुछ पीक्स हैं और कुछ पासेस हैं, दोनों मार्क करेंगे अपन। ओके, सो कैन यू टेल अस नेम्स ऑफ द पासेस फाउंड इन उत्तराखंड? सबसे इंपॉर्टेंट लेपू लेक पास, नेपाल से जो कंट्रोवर्सी हुई थी आपको पता होगा उसके बारे में। सो लेपू लेक वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। नेपाल इज क्लेमिंग दैट लेपू लेक इज अ पार्ट ऑफ नेपाल। लेपू लेक पास, ठीक है, एकदम ईस्टर्न मोस्ट उत्तराखंड में है, नेपाल बॉर्डर के पास। इट इज बेसिकली ट्राई जंक्शन, इंडिया, नेपाल एंड चाइना और तिब्बत यू कैन से। ठीक है, दिस इज अ ट्राई जंक्शन। और दिस पास इज ऑल्सो अ रूट फॉर मानसरोवर यात्रा। यहाँ से जाते हैं अपन, मानसरोवर लेक यहाँ पे है, तो इस ऑल्सो रूट फॉर मानसरोवर यात्रा। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट डज लेपू लेक पास लाइन? विच डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दिस इज पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, सो वी हैव द लेपू लेक पास, देन वी हैव नीति पास, इज बेसिकली इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। इट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और द स्पेशलिटी इज इट इज फाउंड नियर द बद्रीनाथ पीक। हेयर वी हैव द बद्रीनाथ पीक। जो लोग 4 धाम की यात्रा पे गए होंगे, बद्रीनाथ के पास आप जाते हैं, वहीं पे बोर्ड लगे रहते हैं नीति पास, वहीं से आप चाइना के बॉर्डर के पास चले जाते हैं। ओके, ये बद्रीनाथ पीक, हेयर नीति पास। नाउ वी हैव वन मोर पास हेयर, सो दिस इज ठागला। वी हैव ठागला है, शिपकिला यहाँ बगल में है, यहाँ पे ठागला पास है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड में ठागला पास। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग तिब्बत विद इंडिया। सिंपल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पीक। ठागला पीक जो है, सॉरी, ठागला पास के बगल में, जस्ट राइट हैंड साइड में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, वी हैव कामेट पीक। कामेट, प्लीज नोट इट डाउन, कामेट पीक। हेयर वी हैव द बद्रीनाथ पीक। नीति पास के जस्ट बगल में बद्रीनाथ पीक है, ठागला पास के बगल में कामेट पीक है। 2 इंपॉर्टेंट और पीक्स हैं यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। आप मैप में देखिएगा तो एक छोटा सा बेंड है यहाँ पे, आप देखेंगे नीति पास के आगे थोड़ा सा बेंड है इंडिया की तरफ, एंड देन वी हैव अगेन द सेम लाइन। तो उसके जस्ट बाजू में आप देखिएगा, जिस पे क्वेश्चन भी आया था अभी, ठीक है, वी हैव द नंदा देवी पीक, और उसी के जस्ट बाजू में त्रिशूल पीक। वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा देवी पीक एंड त्रिशूल पीक। नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई हमारी। आई थिंक वी आर डन विद द पीक्स एंड द पासेस इन द उत्तराखंड। ठीक है, सो मूविंग अहेड नाउ टू द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी हैव द पास इन द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट, कैन यू नेम सम पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? 2 इंपॉर्टेंट पास है, यहाँ पे नाथुला है और उसी के जस्ट बाजू में जलपला है। बोथ आर इन सिक्किम, बोथ आर कनेक्टिंग इंडिया विद तिब्बत। सॉरी, नॉट इन तिब्बत, हियर वी आर भूटान। इंडिया और भूटान कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे चाइना का भी है, सॉरी, चाइना का भी जो डिस्प्यूटेड एरिया है। सो इट इज़ बेसिकली लाइक अ ट्राई जंक्शन। वी हैव अ स्पेशल प्लेस हेयर, रिवर इज देयर एंड सम वैली इज देयर। कैन यू नेम द वैली दैट इज प्रेजेंट हेयर? नाथुला पास के पास में चुम्बी वैली है। यहाँ पे दोनों पासेस के बाजू में चुम्बी वैली है, और यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स ने
एक क्लैश हुआ था इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स में, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स का एरिया है ये। तो ये पास हो गए, इसमें दो ही पास इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो अपना ये अरुणाचल वाला एरिया है, इसमें हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेयर वी हैव तवांग। तवांग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट पीपल। वी हैव अ मोनास्ट्री हेयर, और इसी एरिया से चाइनीज़ इनकर्जन्स हुए थे अपने इंडिया में ड्यूरिंग द 1962 वॉर, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। वी हैव थ्री पासेज हेयर, फर्स्ट इज हेयर, सेकेंड इज हेयर, एंड थर्ड इज हेयर। सो फर्स्ट इज बुमला, हेयर वी हैव बुमला। छोटा सा ऐसे टर्न है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। ऐसे गया है, थोड़ा सा टर्न है, और देन वी हैव दिस हेयर, दिस इज द तवांग वैली। हेयर वी हैव बुमला, हेयर वी हैव बुमला डायरेक्टली विद द तिब्बत बॉर्डर, बुमला, ठीक है। देन सेकेंड इज बॉमडिला। बॉमडिला आपका यहाँ पे है, दिस इज बॉमडिला। बॉमडिला इज बेसिकली कनेक्टिंग तवांग रीजन विद द तेजपुर रीजन। तेजपुर इज बेसिकली एयरबेस ऑल्सो, इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है वहाँ पे। तो दिस इज बॉमडिला, दिस इज बुमला, और इसी के बीच में एक छोटा सा पार्ट है, सेला कहते हैं, सेला पास। सेला इज ऑल्सो कनेक्टिविटी बिटवीन बुमला एंड बॉमडिला रीजन, ठीक है, जो तेजपुर और तवांग को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो तीन पासेस ये हैं इंपॉर्टेंट। देन एक पास यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, कैन यू नेम इट? इट इज अ बेसिकली ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफू पास, फाइन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं आपकी। नॉर्थ ईस्ट के सारे पासेस हो गए, नॉर्दर्न इंडिया के सारे पासेस हो गए, ठीक है। नाउ कुछ छोटे मोटे पासेस हैं, बाकी देखिए माउंटेन्स तो है नहीं, नीचे की तरफ जो माउंटेन्स हैं इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, मेनली आपकी हिमालयाज हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो मोस्टली सेंटर्ड ऑन द हिमालयन माउंटेन्स, ओके। इफ़ वी फर्दर सी अदर पासेस, ठीक है, तो फटाफट अपन करते हैं। यहाँ पे एक पास है जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेडिवल इंडिया में, हल्दी घाटी, वेरी गुड। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, विच ईयर एंड विच वर द किंग्स, इनके बीच में फाइट हुई थी? मेवाड़ केसरी के पुत्र, मेवाड़ केसरी राणा सांगा ऑफ मेवाड़, राणा सांगा, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप के बीच में और राजा मान सिंह के बीच में हुई थी 1576 में, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होगा। हल्दी घाटी किसको कनेक्ट करती है? उदयपुर, उदयपुर के पास में है। जो लोग उदयपुर घूमने गए होंगे 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी है हल्दी घाटी, ठीक है। सो बेसिकली कनेक्ट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट विद, जो पास में बगल में डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स। इट कनेक्ट्स राजसमंद एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स। इसलिए उदयपुर से जस्ट नॉर्दर्न में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, और राजसमंद और सिरोही डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। हल्दी घाटी है। देन एक और छोटा सा पास है राजस्थान में, उसको मतलब इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। गोरन घाट, गोरन घाट इज देयर, दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग उदयपुर विद सिरोही, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ दिस पासेज आर पार्ट ऑफ अरावली रेंज। यहाँ पे अरावली रेंज है, ठीक है, देख लीजिएगा, ये अरावली रेंज है अप टिल दिल्ली, दिल्ली तक आता है अरावली, ध्यान रखिएगा। जो दिल्ली रिज है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसना हिल्स, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरावलीज, ठीक है। और उदयपुर से चालू होता है, दिल्ली तक जाता है अरावलीज, ठीक है। ये हो गया। देन वी हैव खांडवा गैप, ठीक है। खांडवा गैप नोट कर लीजिए, इट इज़ इन सतपुरा रेंज एंड इट इज़ राजपिपला एंड काबिलगढ़ हिल्स के बीच में है, ठीक है। खांडवा गैप, राजपिपला एंड काबिलगढ़ हिल्स, ठीक है, खांडवा गैप। एंड ऑल्सो प्लीज़ नोट, जो इंपॉर्टेंट हमारे रूट्स होते हैं, रोड्स, रेलवेज, वो इसलिए इन सारे पासे से पास होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और यहाँ पे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स हैं,
वेस्टर्न घाट्स इन सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से मान लीजिए किसी को चेन्नई से आना है मुंबई की तरफ, या चेन्नई से पुणे आना है, या चेन्नई से कोची जाना है। सो रेलवेज एंड रोड नेटवर्क दे आर बेसिकली कनेक्टेड द मोस्ट कन्वीनियंट रूट, जहाँ पे ज़्यादा अपन को काम ना करना पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर ना डिगिंग ना करनी पड़े, लेवलिंग ना करनी पड़े, ऐसी जगह से बनाए जाते हैं। तो मोस्टली जो पासेज हैं दीज आर द रेल एंड द रोड रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पासेज है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हेयर वी हैव मुंबई। ठीक है, मुंबई से नासिक जाना है और मुंबई से पुणे जाना है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये मुंबई है, ये नासिक है और ये पुणे है। तो यहाँ पे वी हैव थाल घाट एंड हेयर वी हैव भोर घाट। ठीक है, थाल घाट एंड भोर घाट नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अब कैसे याद रखें, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, चीज़ें याद नहीं होती हैं, है ना। उसके लिए एक छोटा सा आप लोग निमोनिक्स बना लीजिए या कुछ ऐसा टर्म बना लीजिए कि हमेशा याद रहे। थाल घाट, जैसे नासिक में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा क्यूजीन मिलता है, खाने की चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ वेरी फेमस फॉर महाराष्ट्रन कुजीन। ठीक है, तो थाल मतलब थाली हो गई, और इससे आप रिलेट करके नासिक और मुंबई का पास बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू द ट्रिक्स टू रिमेंबर। थाल घाट। पुणे में भोर घाट है, तो यू कैन रिलेट टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री। पुणे वॉज अ सीट ऑफ पेशवाज, और मराठा जो एम्पायर था बेसिकली इट वॉज लाइक अ स्वराज के लिए वो लोग फाइट कर रहे थे। तो भोर मतलब नई सुबह, और स्वराज उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो जस्ट यू कैन रिमेंबर यूजिंग दीज नेम्स, थालघाट एंड भोरघाट, ये हो गया। अब छोटा सा और बचा है आखिरी, यहाँ पे साउथ इंडिया में वी हैव द नीलगिरी हिल्स एयर, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, ये एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स कह लीजिए या फिर सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ये जो इसका जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल एवोल्यूशन हुआ था, इट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस। So generally it is not considered a part of Western Ghats. Technically speaking, it is not a part of Western Ghats. It is called Southern Hill Complex. Okay. तो कभी कभी पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, प्लीज टेल विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट इज़ बेसिकली, देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से आपको देखना है। अगर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ अ हाईएस्ट हिल ऑफ सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं आपके, इसकी हाईएस्ट पीक आपकी कलसूबाई पीक। कलसूबाई पीक इन विच प्लेस? नासिक। नासिक में कलसूबाई पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अगर ऑप्शन में नाईमुड़ी दिया हुआ है, कलसूबाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको मार्क कर दीजिएगा। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो कलसूबाई मार्क कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, तो अपने दो पासेज हैं यहाँ पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द पाल घाट, और पाला घाट कहते हैं लोग, पाल घाट और पाला घाट। वी हैव द पाल घाट हियर। ठीक है, इट इज कनेक्टिंग, वी हैव नीलगिरी हिल्स हियर एंड अन्नामलाई हिल्स हियर। नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। देन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, किन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये? कोयम्बटूर एंड पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये। कोयम्बटूर जानते हैं आप, या ईशा फाउंडेशन का आश्रम है कोयम्बटूर, ऐसे आप याद किया करिए, कुछ चीज़ों को रिलेट कर दिया करिए। ईशा फाउंडेशन सदगुरु का आश्रम है वहाँ पे। ठीक है, तो कोयम्बटूर कनेक्ट करता है ये पलक्कड़ से पालघाट। ठीक है, और एक चीज़ और आप पढ़ेंगे, यू मस्ट हैव रेड, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, एक तो आता है ये वाला। ठीक है, दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मस्ट हैव रेड। और यहाँ पे जब हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज, ओके दीज आर द हिमालयाज, तो ये जो मानसून होता है टर्न होता है यहाँ पे, और इससे रेनफॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अरावलीज हैं, तो जब यहाँ पे आता है तो रेनफॉल होता है। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, सो इट इज़ नॉट एबल टू एंटर इनटू द पेनिनसुलर इंडिया। सो मोस्टली ये जो अपना एरिया होता है दैट इज़ रेनफॉल डेफिशिएंट। ठीक है ना, ये अपना एरिया रेनफॉल डेफिशिएंट हो जाता है पूरा एरिया। बट दीज पासेज में क्या होता है कि इट गिव्स लीवे टू द मानसूनल विंड्स टू एंटर इनटू इंडिया। तो कुछ जगह पे यहाँ पे बारिश अंदर तक होती है।
ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारा पलक्कड़ गैप है उससे वी हैव मोर रेनफॉल इन द विसिनिटी ऑफ पालाघाट। ओके, आखिरी जो हमारा पास है दैट इज शेनकोटा गैप, शेनकोटा या शेनकोटा गैप। यहाँ पे आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे वी हैव द शेनकोटा गैप। ठीक है, लास्ट पास है शेनकोटा गैप। सो इट इज़ बेसिकली अ गैप इन द कार्डमोम हिल्स। यहाँ पे कार्डमोम हिल्स हैं, हियर वी हैव कार्डमोम हिल्स, उसके बीच में गैप है। ठीक है, तो ये सारे जो पासेस हैं आप देखेंगे चेन्नई से मोस्टली अपने रूट्स हैं, चेन्नई से रूट्स निकलते हैं। ओके, और ये रूट्स अपने कोची की तरफ जाते हैं, दिस इज कोची। ठीक है, यहाँ पे मैंगलोर है, मैंगलोर की तरफ जाते हैं। तो जहाँ पे गैप्स हैं अपना, वहीं से अपने रेलवे रूट्स और रोड रूट्स जाते हैं। ठीक है, यहाँ से थालघाट और भोरघाट। ठीक है, कोलकाता से जो अपना हाईवे आ रहा है वो भी इन्हीं पासेस से होके जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द ओवरऑल पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है, वी आर डन विद द पासेस। बाकी आप लोग अलग से जो न्यूज़ में चल रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसको आप पढ़ते रहिएगा। ओके, फाइनली आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम। कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी थी, बट वील हैव अ सीरीज ऑफ सेशंस। वी आर प्लानिंग टू हैव 10 classes for mapping, mostly like 5 classes for India and 5 classes for the world at max. ठीक है, we'll try to wind up in 7 to 8 classes because we have very less time. तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। टुमारो वी हैव द टेस्ट। ठीक है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। सब मैपिंग क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर, वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग। टीचर्स पर डिपेंडेंट मत रहिए, जस्ट अ फ्रैंक रिकमेंडेशन, टीचर्स पर डिपेंड ना रहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पर डिपेंड ना रहिए। अभी लाइक वी आर इंटरेक्टिंग विद सम स्टूडेंट्स, तो कई लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई डेली आंसर राइटिंग सॉरी डेली टेस्ट वाला कर रहे हैं, कुछ लोग अभी से फुल टेस्ट लगाना चालू कर दिए हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपसे बताया था ना, 10 पेपर लगा के भी लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर ज़्यादा लगाने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, एग्ज़ाम निकालना है राइट स्ट्रैटेजी के साथ। इधर उधर मत भागिए। 2 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं आप, तो कोई एक संभव में कर रहे हैं, कोई एक ले लीजिए अगर परेशान हो रहे हैं, और शिद्दत से करिए, उसी को करिए, इधर ज़्यादा मत भागिए। अभी का टाइम है कंसोलिडेट करने का। जो भी आपने पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ लिया है, संदीप महाजन सर ने वैसे ज्योग्राफी पढ़ाया है, उसको पूरा कंसोलिडेट कर लीजिए। इट शुड फ्लो इन योर ब्लड। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कोई बोले, क्वेश्चन पूछे तब बोले हम नोट्स पढ़ के आएंगे तब उसका आंसर देंगे। ठीक है, सब कुछ आपके माइंड में एकदम फ्लो होना चाहिए, ब्लड में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो अभी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसको देने के बाद एटलीस्ट 2 घंटा स्पेंड करिए। टुमारो जैसे ही टेस्ट होता है तुरंत आंसर की आपको दे दी जाएगी, सोल्यूशन दे दिए जाएंगे। एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। आई थिंक टेक्निकल टीम को इंस्ट्रक्शन नहीं थे, शायद वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको बोल दिया गया है जैसे एग्ज़ाम होगा तुरंत आपको आंसर की दे दी जाएगी और सोल्यूशन दे दिए जाएंगे। उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें मार्क कर लीजिए। और मान लीजिए 60 क्वेश्चन हैं आपके या 100 क्वेश्चन हैं, हो सकता है 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें ऐसे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको बार बार आप भूल जाते हैं या आपको लगता है कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए। ट्रिपल स्टार जो आप भूल जाते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डबल स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, और बचे हुए 40 क्वेश्चन में आपको लगता है कि ठीक है कुछ 20 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है तो सिंगल स्टार मार्क कर दीजिए। केवल यही आपको बाद में रिवाइज़ करना है, पूरा रिवाइज़ नहीं करना है। पूरा रिवाइज़ करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, टाइम ही नहीं है बिल्कुल आपके पास। एग्ज़ाम 1 हफ्ते पहले माइंड काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी से तैयारी करिए कि बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग यू हैव टू डू एंड द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, कंसोलिडेट करते रहिए और अप्लाई करिए नॉलेज को। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, आपके अगर आउट ऑफ 100 इफ़ यू आर गेटिंग 30-40% ऑल्सो, प्लीज़ डोंट फील डीमोटिवेटेड। बिल्कुल डीमोटिवेट फील ना हुई है। मैं अपना पर्सनल बताया तो मेरे खुद नंबर बहुत कम आते थे शुरू में, मैंने वॉज अ फ्रेशर। तो मेरे मतलब आउट ऑफ 200 50 नंबर 60 नंबर भी आए विजन IAS के टेस्ट में, और भी बहुत सारे टेस्ट होते थे। ठीक है, उसके बाद भी जब एग्ज़ाम में गए तो एक बार में 120 नंबर आ गए, सोचिए आप।
तो टेस्ट सीरीज इज़ नॉट द रियलिटी, स्टे इन द रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ठीक है, माई बेस्ट विशेज़। इस बार सब लोग दम लगा के मेहनत करिए, और एक ग्रुप कॉन्शियसनेस आपकी जो बनी हुई है, कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बना है, उसको बना के रखिए। बाकी सब चीज़ों को साइडलाइन कर दीजिए। घर में कोई समस्या है किसी और को दे दीजिए, भाई आप 2 महीने देख लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। सीधे बोलिए, एकदम फ्रैंक बोलिए। लर्न टू से नो। बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ में बोलते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, ये भी हो जाएगा वो। माइंड में देखिए लिमिटेड स्पेस है। अपनी कॉन्शियसनेस में अगर आप किसी और को स्पेस देंगे तो जो मेन चीज़ है उसके लिए स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। नो मीन्स नो, किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। पढ़ने बैठे हैं तो एयरप्लेन मोड में फ़ोन को लगा देंगे और केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे, उसके बाद जो करना है मिसलेनियस टास्क आपके खाने का है, फ्रेंड से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, दैट यू कैन डू एट द लास्ट आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, अभी यार मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मजाक नहीं। इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, जिसको करने के लिए लोग हांगकांग में जॉब छोड़ के भी आते हैं। गौरव अग्रवाल को देख लीजिए, हमारे युवा अभ्युदय 2018 में फर्स्ट टाइम गौरव अग्रवाल आए थे। पर्सनली मैं उनको गया था एयरपोर्ट में रिसीव करने, उनसे मैंने पर्सनली बहुत सारी बातें की। अपनी मासी के घर में रुके हुए थे वो। मैंने पूछा आप कि क्या आपने फील किया हांगकांग में, मतलब जो बिल्डिंग में वो काम करते थे, बोलते थे वहाँ से हमें ज़मीन नहीं दिखती थी, इतने हाई राइज बिल्डिंग में काम करते थे। छोड़ के आए और तैयारी करे इंडिया में, दिल्ली में आके। मतलब मजाक में मत लीजिए चीज़ों को, बहुत ही सीरियसली दम लगा के मेहनत करिए। प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिस एग्ज़ाम फॉर एलिमिनेशन। नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो स्टे इंस्पायर्ड। और अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं तो उसमें यूपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट देखिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। बाकी लास्ट मैं ये कहूँगा अपना जो 75 डेज़ का है शेड्यूल, एक हम लोगों ने भी शेड्यूल बनाया, आपको भी शेयर हो जाएगा, आई थिंक कल हम लोग शेयर कर देंगे। 75 डेज़ का शेड्यूल एकदम रिगरस है, ये अपना बना लीजिए। सारे डिस्ट्रैक्शन को पीछे हटा दीजिए। आपका 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है अपने जो नोट्स हैं, कॉन्साइज नोट्स, ये आपको बनाते रहना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पता लगा नोट्स ही बना रहे हैं 24 घंटे बैठ के, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेके आना है। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, बुक में मार्क कर लीजिए, जो आपने प्रिंट आउट लिया उसी में लिख लीजिए छोटा सा कहीं पे। कम टाइम में यू हैव टू अचीव अ लॉट। और तीसरा ये है पीवाईक्यूज पे फोकस करिए। जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सक्सेसफुली, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए जीवन में और लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू एवरीवन।